हम कहते देश के सभी विधायक, सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में 10-10, 20-20 हजार गौशालाओं, गायों को रखने का प्रकल्प स्थापित करें और गो आधारित कृषि को लोगों को प्रोत्साहन करें। जैसे यहाँ गो आधारित कृषि के लिए प्रोत्साहित करने का एक बहुत सुंदर उपक्रम इस गौशाला से आरंभ हो रहा है। छोटे से छोटे भूभाग में अपने परिवार को शुद्ध, सात्विक, पवित्र, रोग मुक्त आहार उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयत्न किया जा सकता है, शुद्ध देसी बीज कैसे सुरक्षित किए जा सकते हैं और केवल एक गाय के द्वारा एक परिवार का कैसे पोषण हो सकता है, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयत्न यहाँ किया गया है। समाधान यही है, गो आधारित शिक्षा प्राइमरी से लेकर सर्वोच्च शिक्षा तक कुछ न कुछ गो विषयक पाठ्यक्रम में विषय होना चाहिए। गो आधारित शिक्षा, चिकित्सा में भी गाय को होना चाहिए। गो आधारित चिकित्सा, गो आधारित शिक्षा और गो आधारित कृषि, ये 3 उपाय हैं। और चौथा उपाय है, हम अपने निजी जीवन में गो कृषि अन्न और गो दुग्धान्न का उपयोग करने का व्रत लें। अपना देवाराधन वह गव्य पदार्थों से ही संपादित करें। पितरों का श्राद्ध आदि भी विशुद्ध भारतीय देसी गाय के दूध, दही, घृत आदि से ही संपादित करें। अतिथि का सत्कार भी देशी गाय के दूध, दही, घृत से अतिथि का सत्कार करें, क्योंकि जब आवश्यकता अधिक से अधिक लोग अनुभव करेंगे और गव्य पदार्थों का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, आहार के रूप में उसका विनियोग करेंगे, तो अपने आप गो पालन के लिए लोग प्रोत्साहित होंगे और बड़े पैमाने पर गोवंश की सेवा हो जाएगी। आज भी शासन और समाज, केवल समाज के करने से भी कुछ नहीं होगा और केवल शासन के करने से भी कुछ नहीं होगा। शासन और समाज दोनों की समान सहभागिता हो और प्रयत्न किया जाए तो हमें ऐसा विश्वास है कि यदि ठीक से ईमानदारी से प्रयत्न किया जाए तो बिना कानून बनाए भी यह भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो सकती है। अब प्रयत्न न किया जाए, समाधान की दिशा में कोई कार्य न किया जाए और केवल कानून बन जाए, तो केवल कानून बनने से कोई समाधान होगा क्या? इसलिए समाधान का पहले प्रयत्न किया जाना चाहिए। हमारे वनों को, हमारे पर्वतों को, हमारी नदियों के कछारों को, तट प्रांतों को गोवंश की सेवा के माध्यम से ही बचाया जा सकता है। एक प्रश्न है, आज के 60-70 वर्ष पहले तक ईंधन का कोई विकल्प था? हम लोग ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते थे? लकड़ी का, कंडे का, इसी का प्रयोग करते थे। आज ईंधन के बहुत से विकल्प आ गए हैं। सौर ऊर्जा आ गई। अभी बताया कि विश्व का एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट रीवा में लगा है और वो भी शुक्ला जी के मंत्रित्व काल में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट रीवा में लगा।
तो सौर ऊर्जा भी विकल्प है। भोजन बनाने वाली जो गैस है वो भी विकल्प है, गोबर गैस भी विकल्प है। इस समय बहुत विकल्प उपलब्ध हो गए हैं। जिस समय कोई विकल्प नहीं था ईंधन को छोड़ के, उस समय हमारे पर्वत सघन वनों वृक्षों से आच्छादित थे। हमारे वन में भी खूब सघनता थी। और इसके बाद जब अनेक ईंधन के विकल्प आ गए, उसके बाद हमारे पहाड़ साफ हो गए, उन पर पेड़ नहीं है। अब देखो यात्रा में जहाँ जल वाला क्षेत्र जैसे हिमालय है, वहाँ नमी अधिक है भूमि में, तो वहाँ तो हैं वृक्ष, लेकिन इस क्षेत्र में पहाड़ों में कोई वृक्ष नहीं है। आज के 50 साल पहले वहाँ वृक्ष हुआ करते थे। कहाँ चले गए वृक्ष? विचार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आप लोग कहेंगे जंगलों की कटाई हो गई, उस समय भी कटाई हो रही थी। उसका मूल कारण है कि पहले गोवंश का विचरण बड़ी संख्या में पर्वतों पर जंगलों में होता था, और गाय चरती हुई स्वाभाविक रूप से गोबर गोमूत्र का क्षरण करती थी, और उस कारण से वहाँ की जो भूमि थी उसकी उर्वरा शक्ति इतनी जागृत थी कि वहाँ के पेड़ सूखने नहीं पाए। इसका एक प्रयोग हमारे गोवर्धन में करके देखा गया। गिरिराज जी में जो 7 कोस गोवर्धन है, उसमें जो विशेषकर उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, हमारे एक संत हैं निम्बार्क संप्रदाय के, बहुत अच्छे संत हैं, लाखों वृक्ष उन्होंने लगाए, पूज्य श्री जुगल शरण जी। तो उन्होंने एक प्रयोग किया। पुराने पुराने गिरिराज जी के वृक्ष सूख रहे थे, तो वैज्ञानिकों को लाए, कहा कि ये इलाज करो, ये करो, इससे ठीक होगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। जैसे ही उनके चारों ओर थोड़ा थोड़ा गड्ढा खुदवा करके पुरानी गोबर की खाद और गोमूत्र का प्रयोग किया गया, थोड़े दिनों बाद सूखे वृक्ष हरे भरे हो गए। आज आप खुद अपनी आंखों से गिरिराज जी की तलहटी में लाखों वृक्षों को देख सकते हो। नए वृक्ष पैदा नहीं हो रहे हैं, नए वृक्ष पैदा नहीं हो रहे हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होती चली जा रही है, और पुराने वृक्ष जो सूख रहे हैं उनके स्थान पर नए वृक्ष आ नहीं रहे हैं। ये कारण है। वनों का कटान भी कारण है, लेकिन वो मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण ये है कि गायों का घूमना कम हो गया। वन्य भूमि तो गायों के लिए ही है, लेकिन जहां जहां वन्य भूमि निर्धारित हो जाती हैं प्रायः वहां गायों का जाना प्रतिबंधित हो जाता है। उसका एक प्रमाण ओरछा में गो अभयारण्य था। आज से नहीं था, जब रियासतों का विलय नहीं हुआ था उस समय से राम राजा सरकार की बहुत बड़ी गौशाला थी, और मंदिर में सारा गव्य पदार्थ का ही प्रयोग होता था। बहुत पीछे तक रही, पर जैसे ही सेंचुरी में वन विभाग में वो भूमि पहुंची, सबसे पहले तार फेंसिंग होकर के गायों के जाने पर प्रतिबंध हुआ। और आज दुर्दशा ये है कि तार फेंसिंग, गायें घूमती थी, ग्वारिया चलते थे, तो अवैध जो कटान वृक्षों का वो भी रुकता था। अब वो जंगल सूखे चले जा रहे हैं, और अवैध कटान रुक नहीं रहा है, और वहाँ की भूमि को उर्वरा शक्ति मिल नहीं रही है। एक ताराग्राम करके बनाया गया था, वो भी एक केवल कुछ नहीं, बड़ी लंबी लंबी बातें वहाँ बनाई गई, लेकिन ईमानदारी से गोरक्षण और गो संवर्धन का कोई उदाहरण वहाँ प्रस्तुत नहीं किया गया। कसाईयों से किस दिनों में गोभक्तों ने मिलकर कम से कम 3800 गाय बचाई थी,
और वो गाय कहाँ ले जाएं तो हमको सौभाग्य मिला, तो यहाँ रखी, वहाँ रखी, वहाँ रखी, अंत में कई जगह करते करते जहाँ वर्तमान में सुरभि गौशाला है वहाँ गाय हैं। और जो अधिक संख्या में गाय, जगह कम थी, गाय अधिक थी, तो गौशालाओं में लोगों को बहुत हाथ पैर जोड़ कर कुछ सेवा भी दे करके तब गाय इधर उधर बांटी गई। ये स्थिति है। तो गोवंश के संरक्षण से प्रकृति का संरक्षण होगा, पर्यावरण का संरक्षण होगा। प्रत्यक्ष प्रभाव देख लो, जहाँ घास पैदा नहीं होती थी वहाँ सैकड़ों हजारों शीशम के वृक्ष लगे हुए हैं। और वह दिन दूर नहीं, थोड़ी ही दिनों में ये पूरा क्षेत्र एकदम हरा भरा हो जाएगा। ये किसकी उपस्थिति का परिणाम है? ये गोवंश की उपस्थिति का ही दिव्य परिणाम। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।